कॉलेज के कुछ दोस्त एंजॉय और पार्टी करने के लिए उनके एक फ्रेंड विशाल के फार्म हाउस में जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनके साथ कुछ अजीबोगरीब पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती है। गलती से उन लोगों के हाथों कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जिससे कि एक दुष्ट आत्मा आजाद हो जाती है और अब इन सारे दोस्तों की जान खतरे में पड़ चुकी थी। और तो और ये लोग एक कमरे में भी फंस जाते हैं। तो दोस्तों, ये आत्मा कौन है और इन लोगों से क्या चाहती है, और क्या इन लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ पर कोई आएगा या फिर इन सभी लोगों की इसी फार्म हाउस के अंदर खतरनाक तरीके से मौत हो जाएगी, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। इस हॉरर मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की हॉरर थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें कॉलेज के कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक ढाबे के बाहर मिलकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, आप जो यहाँ पर 5 लोग देख रहे हैं ये बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं और अब यहाँ पर हमें इन लोगों का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। पहले हमारा हर्ष जो कि बहुत ही ऑनेस्ट मैन है, दूसरी है रिया जो कि फैंटास्टिक और लवली गर्ल है, तीसरा है विशाल जो कि जॉली और केयर टेकिंग गाय है, निशा एक सिंपल लड़की है और लास्ट में है हमारे अमन भाई साहब जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव बंदे हैं। अब ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि कल इन लोगों का कॉलेज का लास्ट डे है, जिस वजह से सभी लोग थोड़े से उदास होते हैं। विशाल कहता है कि ये बात सोचकर तो मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा हूँ। अमन कहता है कि सही है यार, मेरा तो दिल ही टूट गया। लेकिन लड़कियां कहती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, कॉलेज खत्म होने के बाद भी हम लोग मिलते रहेंगे। तब हर्षा कहता है कि अच्छा ठीक है, तो हम कहीं पर बाहर घूमने का प्लान करते हैं और इसका पूरा का पूरा खर्चा करेगा अमन। अमन कहता है कि अरे यार ये क्या बात है, मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है, मेरा बजट तो सिर्फ 1000 रुपए है। और ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सभी दोस्त तय करते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन हम बाहर घूमने के लिए जरूर जाएंगे। तो लड़कियां कहती है कि हम गोवा घूमने चलते हैं, लेकिन लड़के कहते हैं कि नहीं नहीं, हम मनाली चलेंगे। तो विशाल उनसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम लोगों को मेरे भैया कार्तिक तो पता है ना, वो और भाभी कब से हमें मिलने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन हम है कि अगले हफ्ते अगले मंथ ऐसा करके अभी तक उनके घर पर नहीं गए। फिलहाल भाभी भी यूएस चली गई है क्योंकि उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और भैया भी फिलहाल सिटी में रहते हैं। तो उनका जो बहुत बड़ा फार्म हाउस है वो फिलहाल खाली पड़ा है और उसकी एक्स्ट्रा चाबी अभी मेरे पास है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम एक हफ्ते के लिए वहीं पर रहने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हम खूब मस्ती करेंगे और हमारा खर्चा भी कम होगा। अगर तुम लोग हाँ बोलते हो तो हम भैया को बिना बताए वहाँ पर एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग इसके बारे में सोचने लगते हैं और यहाँ से कहानी जाती है कुछ महीने पहले, जहाँ पर हमें एक प्यारे से कपल को दिखाया जाता है। और दोस्तों, यही होते हैं विशाल के भैया और भाभी, जिनका नाम है कार्तिक और वैशाली। उनकी कुछ ही महीने पहले शादी हुई होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब अलार्म बजते ही वैशाली कार्तिक को उठने के लिए कहती है, नहीं तो उसे ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। तो कार्तिक प्यार से कहता है कि अरे थोड़ी देर सोने दो ना। तो वैशाली उठकर फ्रेश वगैरह हो जाती है और फिर कार्तिक को उठा देती है। कार्तिक भी फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता करने के लिए आता है। वैशाली उसके लिए नाश्ता लेकर आती है तो कार्तिक उससे कहता है कि तुम भी मेरे साथ नाश्ता कर लो, लेकिन वैशाली कहती है कि आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। तभी उन्हें विशाल का कॉल आता है और कार्तिक उसके हालचाल के बारे में पूछता है। उसके बाद वैशाली उसे अपने घर पर मिलने आने के लिए कहती है और विशाल उन्हें अपने एग्जाम खत्म होने के बाद आऊंगा ऐसा कहता है। उसके बाद कार्तिक अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है और वैशाली को बाय बाय कहकर अपने घर से निकल जाता है। तभी यहाँ हम इस तरफ एक बाबा जी को देखते हैं जो कि भगवान के गाने गाते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी अचानक वो कार्तिक के बाइक के सामने आ जाते हैं। कार्तिक उन्हें पूछता है कि बाबा जी आपको कहीं पर कुछ लगी तो नहीं। ऐसा कहते हुए वो उन्हें कुछ पैसे देने लगता है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि वो बाबा जी बहुत ज्यादा अजीब तरीके से उसे देखने लगते हैं। वो कार्तिक के हाथ को छूते हैं और उन्हें बहुत ही खतरनाक चीज पता चलती है। बाबा जी उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पैसे तुम ही रख लो, क्योंकि मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम्हारा जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। कार्तिक कहता है कि बाबा जी ये आप क्या बकवास कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, उसने तुम्हें वश में कर लिया है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो कार्तिक पूछता है कि बाबा जी साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है। बाबा जी कहते हैं कि सालों से काल के जाल में फंसी है वो, मृत्यु के बाद भी वो तुम्हारे साथ रह रही है अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए।
उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारी शादी कब हुई। कार्तिक बताता है कि 4 महीने पहले। तो बाबा जी कहते हैं कि पिछले 3 महीनों से तुम एक आत्मा के साथ रह रहे हो। जिस दिन तुम्हें ये सच पता चलेगा उसी दिन वो तुम्हें मार देगी। जिस पर कार्तिक कहता है कि आप मेरी पत्नी के खिलाफ ऐसा कुछ भी बोलोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। तो बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे कुछ बातें बताओ। क्या वो कभी भगवान की पूजा करती है? वो कभी मंदिर भी नहीं जाती। तुम्हारे साथ उसने कभी खाना भी नहीं खाया और वो तो किसी से मिलती भी नहीं है। ये सारे लक्षण किसी आत्मा के ही हो सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद भी कार्तिक कहता है कि मैं आपकी बातों को नहीं मानता। बाबा जी कहते हैं कि 3 महीने पहले ही उस आत्मा ने तुम्हारी पत्नी को मार दिया है और उसकी जगह लेकर तुम्हारे जरिए वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है। तुम्हारे घर चलो, मैं तुम्हें उसका असली रूप दिखाता हूँ। तब उसके कुछ देर बाद ये दोनों कार्तिक के घर पर आ जाते हैं। अब घर के बाहर खिड़की ओपन करके देखने पर कार्तिक देखता है कि उसकी पत्नी वैशाली अंदर कुछ अनुष्ठान वगैरह कर रही होती है, जोर जोर से चिल्ला रही होती है। और ये सब कुछ देखकर कार्तिक तो शॉक ही रह जाता है। तो उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि अब तो यकीन हो गया। तो कार्तिक कहता है कि बाबा जी प्लीज, मुझे मेरी पत्नी को बचाना है, आप कुछ कीजिए। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो कब का मर चुकी है, ये तो सिर्फ उसका शरीर है। ये बात सुनने के बाद कार्तिक तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी, क्योंकि उस आत्मा ने उसकी पत्नी को मार दिया था। तो वो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, आप मुझे बताइए कि इस आत्मा को कैसे नष्ट किया जा सकता है। बाबा जी उसे कहते हैं कि ये काम बहुत ही खतरनाक है। रात के ठीक 12 बजे तुम्हें उसके बालों को बांधना होगा और उस वक्त उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती है और तभी वहां पर आकर मैं उस आत्मा को नष्ट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ऊपर से वो आत्मा उनकी बातें सुन लेती है। अब उसके बाद रात हो जाती है और कार्तिक अपना काम करके घर पर वापस लौटता है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो वो खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगता है कि वो आत्मा क्या कर रही है। तो उसे कोई अंदर दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक वो आत्मा उसके सामने आ जाती है। वैशाली उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो अंदर आ जाओ। और कार्तिक डरते हुए घर के अंदर आ जाता है। वो वैशाली से कहता है कि मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए तुम सो जाओ। और वो खुद भी बेड पर लेट जाता है। वो मन में कह रहा होता है कि हे भगवान, मुझे इस आत्मा से बचा लेना। और वो आत्मा मन में कह रही होती है कि तुम्हारा ये नाटक कब तक चलेगा, मैं भी देखती हूँ। और वो उस रूम में रखे हुए घड़ी की टाइम को आगे बढ़ा देती है, जहाँ पर 12 बजने के लिए थोड़ी देर थी। तभी कार्तिक अपनी आंखों को खोलता है और उस आत्मा के बालों को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वह आत्मा उसे कहती है कि क्या तुम्हें मेरे बाल चाहिए? लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। और ये देखकर कार्तिक तो डर के मारे बेड के नीचे गिर जाता है। तो उसे वहां पर भी वो आत्मा दिखाई देती है। वो डर के मारे कहने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वह आत्मा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम्हारा अंत होने वाला है। लेकिन तभी वहां पर बाबा जी आ जाते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर उस आत्मा को कार्तिक को छोड़ने के लिए कहते हैं। बाबा जी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। वो उसके हाथ पर ताबीज रखते हैं, जिससे कि उसकी शक्तियां कमजोर होने लगती है। और अब वो आत्मा डर के मारे अपनी कहानी बताने लगती है कि मेरा नाम अमूरा है, मुझे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। मेरे ही सामने उसने एक लड़की के साथ संबंध बनाया और मेरी जायदाद हासिल करने के लिए उसने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। अस्पताल में ले जाकर उसने मेरा अबॉर्शन भी करवाया। अब इन सब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर अपने पति को ही जान से मार दिया और फिर खुद को फांसी लगा ली। लेकिन मैं मां नहीं बन पाई, इसलिए मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही है। जब मैंने कार्तिक और उसकी पत्नी को देखा तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इच्छा कार्तिक से ही पूरी करूंगी, इसलिए मैंने उसकी पत्नी को मारकर उसकी जगह ले ली। मेरा काम होते ही मैं कार्तिक को भी मार दूंगी, क्योंकि मुझे आदमियों से बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है। अब ये सब कुछ बातें सुनने के बाद बाबा जी उसे कहते हैं कि लेकिन कार्तिक के नसीब में तो संतान योग है ही नहीं, तो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अब ये सुनकर वो आत्मा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो बाबा जी उसे थप्पड़ लगाकर कहते हैं कि चुप कर पिशाचनी, तू कोई इंसान नहीं है बल्कि एक आत्मा है और तुम्हें बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। तो वो आत्मा कहने लगती है कि ऐसा है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और वो चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी बाबा जी कार्तिक को उसके पैर पकड़ने के लिए कहते हैं और एक बड़ी सी कील से उसके सर पर वार कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों ही वैशाली के शरीर को फार्म हाउस के बाहर गार्डन में दफन कर देते हैं और उसके ऊपर एक अभिमंत्रित बहुत बड़ी कील लगा देते हैं, जिससे कि वह आत्मा बाहर ना आ सके। अब वहां से जाते वक्त बाबा जी कार्तिक से कहते हैं कि इस घर को तुम तुरंत ही खाली कर दो,
यहाँ पर दोबारा कोई भी रहने के लिए नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ पर फिर से कोई परेशानी हुई तो अगली बार शायद मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन मेरी ये विद्या जानने वाला प्रवीण नाम का मेरा शिष्य तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर वो दोनों ही उस जगह से चले जाते हैं। अब यहाँ पर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम उन दोस्तों को देखते हैं। विशाल का प्लान सुनकर उसके सभी दोस्त फार्म हाउस पर एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये सभी दोस्त मिलकर उस फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। ये फार्म हाउस बहुत ही बड़ा होता है, जहाँ पर स्विमिंग पूल, गार्डन, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है। और ये जगह उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आती है। अंदर जाकर देखने पर सभी लोगों को मकड़ियों के जाले दिखाई देते हैं। और इतना बड़ा घर देखकर विशाल खुद कहता है कि मैं भी इस जगह पर पहली बार आया हूँ और ये जगह वाकई बहुत ज्यादा बड़ी है यार। पता नहीं भैया ने मुझे यहाँ पर पहले आने क्यों नहीं दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर साफ सफाई कर लेते हैं और फिर रिया अपने कमरे में जाकर चेंज कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर हर्ष आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। वो हमारे दोस्त कह रहे थे कि हम दोनों एक साथ बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है? तो रिया कहने लगती है कि हमारे दोस्त क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हम दोनों सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब हर्ष तो रिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो ये बात सुनकर अपने दिल की बातों से नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अब रात हो जाने के बाद हम निशा को देखते हैं, जो कि नहाकर अपने रूम में आती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके कमरे में रखी हुई कुर्सी अपने आप ही हिल रही है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाती है। लेकिन उसे लगता है कि खिड़की खुली है और हवा से कुर्सी हिल रही है, इसलिए वो अपने कमरे की खिड़की बंद कर देती है और वो कुर्सी हिलना बंद भी हो जाती है। उसके बाद निशा अपने बेड पर सोते हुए टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी टीवी बंद हो जाती है और वो कुर्सी फिर से हिलने लगती है। उसे बाहर से भी कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। वो डरते हुए खिड़की से बाहर देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे नीचे खाना खाने के लिए बुलाते हैं। अब यहाँ इस तरफ नीचे हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त शराब पीने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन इन लड़कियों के सामने कैसे पियेंगे। इसलिए वो निशा और रिया के सामने कुछ बहाना बनाकर दारू की बोतल लेकर बाहर स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं और यहाँ पर बैठकर आराम से शराब पीने लगते हैं। तो यहाँ पर विशाल हर्ष से पूछता है कि तुझे क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? तो हर्ष कहता है कि अरे कुछ नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अमन कहने लगता है कि मुझे पता है कि तू रिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो तुम्हारा मैटर कहाँ तक आया? हर्ष कहता है कि अरे यार वो तो मुझे फ्रेंड मानती है। तो अब अमन को थोड़ी सी चढ़ गई होती है, तो वो गुस्से में आकर कहने लगता है कि उसकी ये हिम्मत सीधे साधे लड़के को रिजेक्ट कर देती है, वो खुद को समझती क्या है, मैं उसे देखता हूँ। और इतने में वहाँ पर निशा और रिया आ जाती है। रिया उन तीनों को पानी के अंदर ढकेल देती है और अमन उसे कहता है कि तुमने हमारे सीधे साधे दोस्त को मना क्यों किया? तो निशा कहने लगती है कि तुम लोगों को क्या लगा, हमें यहाँ पर घूमने के लिए लेकर आओगे और हमारे सामने प्यार का इजहार करोगे तो हम लड़के तुमसे पट जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी शक्ल देखिए कि कभी आईने में, और ज्यादा बकवास की ना तो ये बोतल तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगी, जिससे तुम्हारी शक्ल बिगड़ जाएगी। और ये सब कुछ सुनकर ये तीनों लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। खैर, अब उसके सुबह हम देखते हैं कि ये लोग हॉल में बैठे होते हैं और तभी विशाल कहता है कि अरे यार बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, चलो हम कुछ गेम खेलते हैं। तो हर्ष कहता है कि चलो हम गार्डन में जाकर शटल खेलते हैं। तो ये सभी लोग मान जाते हैं और गार्डन में आ जाते हैं। अब ये फार्म हाउस बहुत ही महीनों से बंद पड़ा था, तो ऑब्वियस सी बात है उसका गार्डन में बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। तो यहाँ पर खेलने के लिए ये सभी लोग गार्डन की साफ सफाई में लग जाते हैं और फिर उसके बाद शटर लगाकर खेलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर खेलते खेलते रिया के पैर में कुछ लगता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके पैर से खून बहने लगता है, इसलिए हर्ष उसे फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। उसके पैर पर मरहम पट्टी करने के बाद निशा उसे वहां से ले जाती है और यहाँ पर ये तीनों दोस्त उस चीज को जमीन के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर बहुत ही तेजी से हवाएं चलने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती है और यहाँ पर ये लोग उस जमीन के अंदर दबे हुए कील को बाहर निकाल ही देते हैं। अब अंदर जाने के बाद हर्ष रिया को उसके कमरे में छोड़ देता है और अब बाहर बारिश भी हो रही थी। उसके बाद हम रात को देखते हैं कि रिया अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है और तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि आओ बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब रिया खिड़की से नीचे देखने लगती है और फिर बैटरी लेकर गार्डन में पहुंच जाती है। तो उसे वहां पर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो रिया कहने लगती है कि कौन है यहाँ पर, कौन है? और तभी अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाती है। अब यहाँ पर एक अनहोनी घटना होती है और जब वो बाहर निकलती है तो वो रिया नहीं बल्कि अमूरा की आत्मा ने रिया के शरीर पर कब्जा कर लिया था।
यहाँ घर के अंदर हर्ष को रिया कहीं नजर नहीं आती, इसलिए वो उसे देखने के लिए गार्डन में आ जाता है। उसे यहाँ पर रिया दिखाई देती है तो वो उससे पूछता है कि तुम इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही हो। रिया कुछ अजीब सी बातें कहते हुए बोलने लगती है कि मैं तो कितने दिनों से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, आई एम सॉरी हर्ष। और इतना कहने के बाद वो दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। रिया हर्ष के गले लगकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और फिर ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी हम दूसरी तरफ उस आत्मा को भी देख पाते हैं जो कि अब एक एक करके इन लोगों को मारने वाली थी। अब उसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही अजीब से रूप में रिया आती है, जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब रिया यहाँ पर बैठकर जल्दी जल्दी अकेले ही सारा खाना खाने लगती है और खाना खत्म करने के बाद वहां से चली जाती है। ये घटना देखकर उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा शॉक थे। हर्ष कहता है कि रात को तो ये तो बिल्कुल भी ठीक थी, पता नहीं अब इसे क्या हो गया, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अमन कहने लगता है कि वो सब कुछ तो ठीक है यार, लेकिन ये तो 5 लोगों का खाना अकेले ही खा गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तब यहाँ पर निशा रिया को देखने के लिए जाती है तो ऊपर के कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा होता है। बैटरी जलाने पर उस कमरे में सिर्फ खिलौने ही दिखाई देते हैं। तभी निशा रिया को सोता हुआ देखती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। रिया बताने लगती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। और उसकी डरावनी आवाज सुनकर निशा वहां से नीचे आ जाती है। यहाँ नीचे आकर वो अपने दोस्तों को बताती है कि मुझे तो वो अलग ही दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारी रिया है ही नहीं। तो हर्ष कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे थोड़ी आराम की जरूरत होगी, उसे सोने दो। उसके बाद यहाँ पर अमन कहने लगता है कि क्या यार, हम यहाँ पर मस्ती करने के लिए आए थे और अब यहाँ पर बोर हो रहे हैं, चलो हम कुछ गेम खेलते हैं। तो ये लोग म्यूजिक सिस्टम के पास आकर गाना लगाकर डांस करने लगते हैं, लेकिन उनका ये शोर उस आत्मा को पसंद नहीं आता, तो वो उस म्यूजिक सिस्टम को ही बंद कर देती है। और इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये डिवाइस काम क्यों नहीं कर रहा है। अब उसके बाद ये लोग कुछ अलग तरह का गेम खेलते हैं, जिसमें निशा विशाल की आंखों पर अपना हाथ रखकर उसे ये बताने के लिए कहती है कि बताओ इस तरफ कौन खड़ा है, तो वो उसे पहचान नहीं पाता। इसी तरह से वो बारी बारी अमन और हर्ष से भी पूछती है, लेकिन वो लोग भी ठीक से बता नहीं पाते। अब इतने में वहां पर रिया आती है तो ये लोग रिया को भी अपने गेम में शामिल कर लेते हैं और रिया बिना देखे उसके पीछे किस साइड में कौन खड़ा है ये एक्यूरेट बता देती है। और ये देखकर ये सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद रिया वहां से चली जाती है और ये लोग सोचने लगते हैं कि रिया ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है। अमन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें डराने की कोशिश कर रही है। तो हर्ष कहता है कि असल बात क्या है वो मैं देख कर आता हूँ। जब हर्ष ऊपर के कमरे में जाता है तो रिया सो रही होती है और जब वो उसे गौर से देखता है तो उसे कुछ अजीब सा पैरानॉर्मल महसूस होता है। वो डर कर नीचे आकर यही बात अपने दोस्तों को बताने लगता है। तो ये बात सुनकर अमन कहता है कि मुझे लगता है कि उसके शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए वरना हम भी यहाँ पर मारे जाएंगे। हर्ष कहने लगता है कि नहीं, हम रिया को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। निशा भी कहती है कि हम लोग साथ में आए थे तो यहाँ से जाएंगे भी साथ में ही। लेकिन तभी अचानक उन्हें ऊपर रिया दिखाई देती है जो कि अजीब सी हरकतें करने लगती है और उसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। अगले पल वो नीचे आती है और अमन का गला पकड़ लेती है और उससे बचने के लिए ये लोग पीछे पीछे जाने लगते हैं और एक कमरे के अंदर गिर जाते हैं। उस कमरे के अंदर वो आत्मा एंटर नहीं कर पाती क्योंकि वो मंदिर का कमरा होता है। अब ये लोग दरवाजा बंद करते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में आकर सोचने लगते हैं। विशाल कहने लगता है कि अगर मुझे पहले से पता था कि ये फार्म हाउस हॉन्टेड है तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर कभी नहीं लेकर आता। निशा कहने लगती है कि सही कहा, इसलिए तुम्हारे कार्तिक भैया ने तुम्हें यहाँ पर आने नहीं दिया क्योंकि वो जानते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। अब ये लोग मदद के लिए किसी को बुलाना तो चाहते थे लेकिन उन सभी लोगों के फोन हॉल में रखे हुए थे। उस रूम में एक लैंडलाइन फोन होता है लेकिन उसकी भी वायर कट चुकी थी। अब उसके थोड़ी देर बाद ये लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो उस आत्मा ने वो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो तभी उन्हें मंदिर के अंदर एक बड़ा सा चाकू मिल जाता है जिसे लेकर ये लोग दरवाजे में एक बड़ा सा छेद कर देते हैं जिससे कि ये लोग बाहर देख सके। तभी वहां पर वो आत्मा आ जाती है और उनसे कहती है कि तुम लोग जैसे ही बाहर आओगे मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग कितने दिन तक अंदर रहोगे। अब तभी अचानक उस घर की बेल बजती है और एक सेल्समैन अपना कुछ सामान बेचने के लिए वहां पर आता है। अब बाहर किसी की आवाज सुनकर ये सभी लोग हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगते हैं लेकिन उन लोगों की आवाज उस सेल्समैन तक नहीं पहुंचती
और यहाँ पर वो आत्मा उस सेल्समैन को भी मार देती है। अब उसके थोड़ी देर बाद इन लोगों को हॉल में रखे टेबल पर उनका मोबाइल दिखाई देता है और उन्हें बाहर वो आत्मा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए हर्ष थोड़ी सी हिम्मत करता है और वो मोबाइल लेने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन इतने में वहाँ पर वो आत्मा प्रकट हो जाती है और उसे पकड़ लेती है। हर्ष उस छुरी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा उसे पकड़कर उसकी गर्दन को ही काट लेती है। तभी इतने में ही हर्ष उस फोन को उठाकर अपने दोस्तों की तरफ फेंक देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके दोस्तों को वो मोबाइल तो मिल जाता है, लेकिन वो चुड़ैल उनके दोस्त हर्ष को मार देती है और ये देखकर उनके दोस्त बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अब उस मोबाइल के अंदर बहुत ही कम बैटरी बची थी, इसलिए विशाल तुरंत ही अपने भैया कार्तिक को कॉल करता है और हम यहाँ पर फार्म हाउस में फंस गए हैं, हमारी मदद करने के लिए आओ, ऐसा कहता है। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कार्तिक बाबा जी के शिष्य प्रवीण को लेकर वहाँ पर आ जाता है और प्रवीण भी एक बहुत बड़ा तांत्रिक होता है। वो उस घर में आते ही अपना अनुष्ठान शुरू कर देता है ताकि उस आत्मा को अपने कंट्रोल में ला सके। अब उस अनुष्ठान की वजह से उस आत्मा को ना चाहते हुए भी वहाँ पर आना पड़ता है, लेकिन वो आत्मा यहाँ पर आने के बाद उन्हें धमकाने लगती है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगी। अब तांत्रिक को एहसास हो जाता है कि इस आत्मा की शक्ति अब बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, इसे तो चालाकी से ही मारना होगा। और वो आत्मा भी तांत्रिक प्रवीण से डरने लगती है क्योंकि प्रवीण भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो तांत्रिक आत्मा से पूछता है कि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए क्या चाहिए, तो वो बताती है कि मुझे तुम दोनों के प्राण चाहिए, उसके बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब तांत्रिक ठीक है ऐसा कहता है और एक शक्तिशाली ताबीज कार्तिक के हाथ में रख देता है और कार्तिक उस ताबीज को आत्मा के हाथ में रखकर कस के पकड़ लेता है, जिससे कि उस आत्मा को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब तांत्रिक उस आत्मा को पकड़ लेता है और कार्तिक से कहता है कि तुम अंदर जाकर अपने लोगों को बचाओ। फिर कार्तिक अंदर कमरे में जाकर अपने भाई और उसके दोस्तों को जगाता है जो कि भूख के मारे वहीं पर सो गए थे और वो उन लोगों को लेकर वहां से बचकर निकल जाता है। और यहाँ बाहर हम देखते हैं कि अनुष्ठान के पास 2 राख के ढेर मौजूद होते हैं, मतलब कि वो तांत्रिक और आत्मा दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही हॉरर मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।